अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 10 की। इसके अलावा बाकी जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 9, दैट आर ऑलरेडी बीइंग अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए, वहां से आपको लिंक्स मिलेंगे, उन पे आप क्लिक करें, सो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे प्रैक्टिस टेस्ट पे, जो भी आप लोगों ने देखना है या जिसको आप सर्च कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वीडियो में हम लोग ना सिर्फ करेक्ट आंसर को मार्क करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। लेट्स से अगर सेम एमसीक्यूज नहीं भी आते, सो इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज भी अगर आ जाते हैं, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे सो आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज थर्मोकेमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट व्हाट। थर्मो का मतलब है हीट, ठीक है। पहली बात ये कि इसके अंदर हीट कंटेंट के बारे में आप पढ़ते हो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, वहाँ पे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ते हैं, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग भी। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन डैश स्ट्राइक द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। आप लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में। सो जब आपके पास हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो आपके पास क्या बनता है, पॉजिटिव रेज जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इफ बोथ अल्काइल ग्रुप अटैच टू कार्बोनाइल इन कीटोन आर सेम देन इट इज कॉल्ड डैश। तो उसको आप कहते हो सिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल आपके पास ये सी डबल बॉन्ड ओ है, कार्बोनाइल ग्रुप इसको कहते हैं, इसके साथ आप क्या अटैच कर दो, CH3 अटैच कर दो। दोनों साइड पे सेम जो है CH3 ग्रुप्स हैं या अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल होगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह का कीटोन हो, दिस इज कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, आप इसके साथ जो है CH2 और CH3 ऐड कर दें, और इस साइड पे आप इसके साथ CH3 ऐड कर दें, सो इसको आप कहोगे दिस इज अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन डाइल्यूटेड फॉर्म इज यूज्ड इज विनेगर। विनेगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एसिटिक एसिड को कहते हैं, ठीक है। और एसिटिक एसिड का फार्मूला आप लोगों को पता है कि नहीं, CH3C डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द यूरेनियम आइसोटोप हैव लार्जर मास। अब यूरेनियम 238 लिखा हुआ है, यहाँ पे 34 है, 35 है, सो इसका मास जो है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ डैश। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज़ है, इट इज़ डायपोल डायपोल फोर्सेस, ठीक है। आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपके पास क्या है, इट इज़ नोन एज डायपोल। वजह ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि उसके पास यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ड्रैग करेगा। एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बनेंगे, पोल बनेंगे, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन बनेगा, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, मतलब ये डायपोल की फॉर्मेशन होती है। अब इसके पास इसकी क्लोज विसिनिटी में एक और वाटर मॉलिक्यूल है, वहाँ पे भी हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये लॉन पेयर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं। सो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली क्या है, इट इज डायपोल डायपोल फोर्सेस या इंटरेक्शन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच आयनाइजेस। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो कि आपके पास जल्दी आयनाइज हो जाते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट आयनाइज रैपिडली। रैपिडली का मतलब जो फास्ट आयनाइजेशन शो करते हैं, दोज आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट आपके पास द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप। रिप्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल आपके टीचर किसी दिन नहीं आते, एब्सेंट होते हैं, तो उनकी जगह पे दूसरे टीचर आ जाते हैं, तो आप कहते हो कि हमारा आज फिक्सचर लग गया या सब्स्टिट्यूशन का पीरियड है। सो इसका मतलब है कि इसका राइट ऑप्शन जो होगा दैट इज सब्स्टिट्यूशन, जब आप एक एटम को रिप्लेस करके दूसरे एटम को अटैच करवाते हो या ऐड करवाते हो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़े होंगे, SN1 SN2, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर इससे लाजमी जो है 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डैश। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर नॉन पोलर इन नेचर। वजह ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं ना, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन या देयर डेरिवेटिव्स। तो कार्बन और हाइड्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करते हो, सो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, मतलब इनके दरमियान इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब है ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। नेक्स्ट आपके पास द आयोपिक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर नेम्ड एज। अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड को हम लोग कहते हैं हेलो अल्केन्स, हेलो फ्रॉम हेलोजेंस, ठीक है। अल्काइल हैलाइड में आपके पास क्या होता है, R इज अटैच्ड विद X। अब ये आपके पास क्या है, दिस इज हेलोजन, ये आपके पास क्या है, दिस इज अल्केन, तो इसलिए हम इनको कहते हैं हेलो अल्केन्स।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कली मेटल्स आर वेरी हाई ड्यू टू। अब सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्यों ज़्यादा होती है अल्कली मेटल्स की? क्योंकि हमारे पास इनकी कन्फिग्रेशन जो बनती है दैट इज इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लेट्स से सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट इज 11। अगर हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपके पास होगा 1s2, देन यू हैव 2s2, देन यू हैव 2p6, देन यू हैव 3s1। आपने एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव कर दिया, ठीक है, ये तो यहाँ से चला जाएगा, आपके पास पीछे एक कन्फिग्रेशन रह जाएगी। यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। और नियॉन जो है उसकी भी कन्फिग्रेशन कितनी होती है? 10 होती है। तो अब ये क्या है? नियॉन इज इनर्ट गैस, तो यहाँ पे इसलिए आपको कह रहा है कि इट अटेन द कन्फिग्रेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? दे आर नॉन रिएक्टिव, वजह दे आर स्टेबल। देखें इसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स अब आ जाएंगे। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्टेट कंप्लीट, इसका मतलब है सोडियम आयन जो है अभी स्टेबल हो जाएगा। इसलिए हमारे पास सेकेंड आयनाइजेशन जो है एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होती है, आप इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जब आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो उस वक्त जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास फॉलोइंग इज द टर्म एज हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन कौन से होते हैं? सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज फिनोल। फिनोल क्या होता है? जब आपके पास बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर क्या अटैच कर देते हो? OH। OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और बेंजीन है तो डेरिवेटिव बन गया। सो राइट ऑप्शन में दैट इज फिनोल। फिनोल का एक और नाम भी होता है, वो आप लोगों को पता होगा कि उसको क्या कहते हैं, P से स्टार्ट होता है, बाकी आप लोग खुद सर्च कर लेना। नेक्स्ट आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग। रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप फाइंड आउट कर सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन के साथ, टाइम के साथ कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है उससे आप रेट जो है फाइंड आउट कर सकते हो। देखें आपके पास ग्राफ इस तरह बनता है, आपके पास यहाँ पे टाइम होता है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ले लेते हैं, ठीक है, अमाउंट ले लेते हैं। अब वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ से आप इसका रेट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मॉलिक्यूल दैट हैव हाई मॉलिक्यूलर मास एंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर कॉल्ड। अब एक तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा है और उसके बाद नंबर ऑफ एटम भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर नोन एज मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, दीज आर नोन एज मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मास छोटा है, लेस है, और उसके बाद स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उसको आप कहते हो माइक्रो। माइक्रो मीन्स छोटा, जैसे आप चीटिंग करके माइक्रो फोटोस्टेट लेकर जाते हैं ना, तो यहाँ पे भी वही बात है, माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। नेक्स्ट आपके पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट। ये कल जो पेपर आपको मैंने बताया था, पेपर नंबर 9, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो जो एटम्स होंगे उनको मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करेगा। आयरन की एग्जांपल भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब आपके पास एक एटम है, उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, उसका p ऑर्बिटल हम ड्रॉ कर लेते हैं, px py pz, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो एटम है, ये जो एलिमेंट है दैट इज नोन एज पैरामैग्नेटिक, वजह कि इसके अंदर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक एटम है जिसकी कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये एटम या एलिमेंट शो नहीं करेगा, इसको आप क्या कहोगे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन विद सिंगल एलिमेंट इज सेम एज। अब आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पूछ रहा है, तो वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? दैट इज चार्ज ऑन द आयन। फॉर एग्जांपल आपके पास है सोडियम, इसको आप कन्वर्ट करते हो सोडियम आयन में, मतलब आप एनर्जी दे के इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, आयनाइजेशन एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो। अब ये इसके ऊपर चार्ज क्या है, ये इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? आयन की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट आपके पास ऑल द हैलोजेंस आर डैश डायटोमिक मॉलिक्यूल। जितने भी आपके पास हैलोजेंस हैं वो क्या होते हैं? दे आर नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं फ्लोरीन की, तो F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। अब F2 जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इसका मतलब है यहाँ पे पोल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर पोल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो इसका मतलब इट इज नॉन पोलर इन नेचर। तो जितने भी हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? दीज आर नॉन पोलर इन
नेचर। नेक्स्ट आपके पास है विच एंजाइम इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस को डायग्नोज करने के लिए हम लोग अल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज करते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास विच इनर्ट गैस इज मिक्स्ड विद ऑक्सीजन गैस by deep sea diver to adjust the partial pressure of oxygen gas। अब याद रखें कि इसका जो राइट ऑप्शन दैट इज हीलियम, ठीक है। हीलियम और ऑक्सीजन का जो है ना मिक्सचर लेते हैं और वो सी डाइवर्स का जो टैंक होता है उसके अंदर फिलअप कर दिया जाता है। जब सी डाइवर नीचे जाते हैं मतलब समंदर के अंदर, तो वो जो गैस होती है, ठीक है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अगर हम इनकी परसेंटेज की बात करते हैं, सो 96% हमारे पास हीलियम होता है और बाकी जो 4% है दैट इज ऑक्सीजन गैस। और ये जो क्वेश्चन है ये पिक किया गया है फ्रॉम द एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट आपके पास इन नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड्स ग्रुप इन ऑल एल्डिहाइड्स आर गिवन पोजीशन नंबर 1 एंड इट्स पोजीशन इज नॉट मेंशन्ड इन द नेम बिकॉज। अब वजह क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप एट प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड पे हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कोई एल्डिहाइड हम बना लेते हैं, अब ये आपके पास CH2 होगा, सॉरी CH3। अब देखें अगर आप काउंटिंग करते हो, नंबरिंग देते हैं इस चेन को, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ से 1 2 और ये 3। अब कह रहा है कि यहीं से आप क्यों देते हो, वजह यह है कि ये जो आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है इसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। जब कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे लाजमी हाइड्रोजन अटैच होगा तो वो एल्डिहाइड्स होंगे। तो अब देखिए ये टर्मिनल पोजीशन पे, टर्मिनल पोजीशन मींस एंड पोजीशन पे। सो यही आपसे पूछ रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है उसको हमेशा फर्स्ट पोजीशन दी जाती है, लेकिन जब हम इसका नाम लिखते हैं तो उस पोजीशन को हम लोग मेंशन नहीं करते। उसकी वजह यह है कि एंड या टर्मिनल पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो अटैच होता है। क्वेश्चन नंबर 21 इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अब कौन से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, दैट इज ऑपोजिट टू द लीविंग ग्रुप, ठीक है। उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जो कि लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड पे होगा। अब हमारे पास हमें पता है कि जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं वो कौन से अल्काइल हैलाइड देते हैं, दैट आर गिवन बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। अब अगर एक न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है, उसने इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करना है, तो ये इस साइड से अटैक करेगा तो दूसरी साइड से क्या होगा, लीविंग ग्रुप बाहर रिमूव हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसके बाद लीविंग ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है। और याद रखें इट इज़ अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। नेक्स्ट आपके पास द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स इन आयोनिक क्रिस्टल। अब आयोनिक क्रिस्टल है ना, तो उसके अंदर कौन सी फोर्सेस होंगी, आप लोगों ने इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड का पढ़ा होगा, ठीक है। जब आपके पास आयोनिक बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सो उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं, ठीक है। आयोनिक क्रिस्टल के अंदर जो बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं दोज आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। Isoenzymes catalysis. MCQ number 23 isoenzyme catalyze what? Iso means same. Isoenzyme का मतलब है, अगर यहाँ पे iso का मतलब सेम है तो it means it catalyzes same reaction. MCQ number 24 naphthol has, अगर हम बात करते हैं naphthol की, so it have phenolinic OH group. So right option is option number D. सो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं नेफ्थोल का, यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो अटैच्ड होता है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। एवापोरेशन इज अ रिवर्स ऑफ व्हाट। अब आप लोगों ने एवापोरेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, ये किस चीज़ का रिवर्स होता है, सो इट इज ऑपोजिट टू कंडेंसेशन। एवापोरेशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल अपवर्ड मूव करते हैं, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है कि जब यही मॉलिक्यूल ऊपर जाके किसी चीज़ के साथ टकराते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको किसी कंटेनर के अंदर कर रहे हैं और वो कंटेनर क्लोज है, उसके ऊपर लिड आपने लगाई दी है, तो वहाँ पे जब टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होंगे, अपनी एनर्जी लूज करेंगे, लूज करने के बाद वापस आएंगे। अपवर्ड मूवमेंट को आप क्या कहते हो, एवापोरेशन। लेकिन डाउनवर्ड जो मूवमेंट हो रही है, जब मॉलिक्यूल ठंडे हो जाते हैं तो उसको आप क्या कहते हो, कंडेंसेशन। इसका मतलब है दीज टू आर द प्रोसेसेस जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। dx डिवाइड बाई dt इज द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस्ड वेयर dx इज। अब dx जो है, ठीक है,
that shows a very small change in concentration with time. So right option is option number C. नेक्स्ट आपके पास कूलिंग इज कॉज्ड बाय व्हाट, कूलिंग किस वजह से होती है? कूलिंग हमारे पास होती है एवापोरेशन से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। एवापोरेशन का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, आप इसको हीट करते हो। अब ये जो लोअर साइड पे बॉटम पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होते हैं, इधर लिक्विड से बाहर निकल जाते हैं अपर एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब है कि जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है और लिक्विड से निकल गए हैं। पीछे कौन से मॉलिक्यूल्स रह गए हैं? दोज आर लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब है कि वो जो कंटेनर है वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, वहाँ पे ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि ऑपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द मेजर ऑफ डैश फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस चीज़ की मेजरमेंट करता है? सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। MCQ नंबर 29, हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। अगर हम सोडियम क्लोराइड की हीट ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं तो पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि हीट ऑफ सोल्यूशन क्या चीज़ होती है। हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सो मच ऑफ वाटर दैट फर्दर एडिशन ऑफ वाटर टू द सोल्यूशन प्रोड्यूसेस नो फर्दर चेंज इन हीट कंटेंट। ठीक है, ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन। ठीक है, अगर आपके पास एक सोल्यूट लेते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, इसको आप सोल्यूट ले लें, इसके वाटर के अंदर ऐड कर दें। अब या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट एवॉल्व होगी। आप लोगों ने सोल्यूट कितना लेना होगा? 1 मोल, मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन होगी दैट वुड बी 1 मोल। अगर आप इसके अंदर फर्दर वाटर की एडिशन करना भी चाहते हैं ना, सो वो सोल्यूशन जो है मजीद हीट ना प्रोड्यूस कर सके, दैट वुड बी एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल फॉर द रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के लिए जो एंथैल्पी है, ठीक है, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन दैट इज 1 + 1.2 किलो कैलोरीज। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये +1.2 दे रहे हैं ना। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बनेगा? हाई तो नहीं बन सकता, 0 भी नहीं बन सकता, लो बन सकता है, और 1.2 है तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। बाकी आपकी बुक्स में क्या है, ये तो मैंने हायर लेवल की बुक्स से जो है इस इमेज को लिया है, आपकी बुक में क्या है? अगर इसका कुछ और ऑप्शन बनते हैं तो आप लोग लाजमी मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। लिक्विड क्रिस्टल इज डिस्कवर्ड बाय whom? सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लिक्विड क्रिस्टल का टॉपिक आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन सारे प्रैक्टिस टेस्ट में इससे लाजमी क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि शो कर सकते हैं? सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी कीटोन्स। कीटोन्स की प्रॉपर्टी होती है कि मेटामेरिज्म जो है वो शो करते हैं। मेटामेरिज्म क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो मेटामेरिज्म एक्चुअली है क्या चीज? मेटामेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ऑन either side of the functional group is dissimilar, occurs in amines, ketones, ethers and esters। तो आपके पास एक सेम फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उसके दोनों साइड्स पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको अटैच कर देते हैं CH2, यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं CH3, इसी तरह यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 अटैच कर देते हैं। इसको आप क्या कहते हो? दिस इज नोन एज डाईइथाइल कीटोन। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे हम मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं और दूसरी साइड पे हम क्या अटैच करते हैं? प्रोपाइल ग्रुप अटैच करते हैं, CH2 और यहाँ पे आपके पास क्या अटैच कर दें? CH3 अटैच कर दें। अब अगर आप देखो तो फंक्शनल ग्रुप जो है दोनों के अंदर क्या है? सेम है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है अल्काइल ग्रुप्स की फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे वो क्या है? डिफरेंट है। इसमें आप देखें एक CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, दूसरी साइड पे आपके पास 3 जो है मतलब पूरा प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पे अगर आप देखो दोनों साइड पे आपके पास क्या है? इथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है। सो इसको आप क्या कहते हो? मेटामेरिज्म। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? दीज आर द मेटामर्स ऑफ ईच अदर। क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला या स्ट्रक्चरल इनकी अरेंजमेंट क्या है? वो डिफरेंट है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कीटोन्स। ईथर्स जो है वो भी आपके पास मेटामेरिज्म शो करते हैं। स्टेट फंक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट?
अगर आप स्टेट फंक्शन की बात करते हो, सो दे आर एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, किस पाथ से रिएक्शन जो है मूव कर रहा है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, उसके ऊपर स्टेट फंक्शन डिपेंड नहीं करता। स्टेट फंक्शन कौन सा होता है? जो कि आपके पास दो स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। जैसे आप पढ़ते हो ना टेम्परेचर के बारे में, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, ये आपके पास स्टेट फंक्शन है। इस तरह वॉल्यूम आप क्या करते हो, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू V2 माइनस V1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। जो दो स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको आप स्टेट फंक्शन कहते हो। और स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं किस चीज़ के ऊपर, कि रिएक्शन जो है वो किस पाथ को फॉलो करके कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होते हैं, दैट इज स्कैंडियम। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन एसिटाइलिन रिएक्ट विद एमोनिकल सॉल्यूशन क्यूप्रिस क्लोराइड, विच कलर ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज फॉर्म? कि जब आपके पास एसिटाइलिन है, आप क्या करते हो, आप उसको क्यूप्रिस क्लोराइड का आप एमोनिकल सॉल्यूशन बनाए उसके साथ रिएक्ट करवाते हो, तो आपके पास एसिटाइलाइड्स की फॉर्मेशन होती है। अब उन एसिटाइलाइड के कलर के बारे में आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कौन से कलर के एसिटाइलाइड की फॉर्मेशन होगी। सो जो एसिटाइलाइड्स होंगे दोज वुड बी ऑफ रेड कलर। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। सो यहाँ से आप देख सकते हो एसिटाइलिन है, ठीक है, इसको आपने क्यूप्रिस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपके पास क्यूप्रिस एसिटिलाइड्स की फॉर्मेशन होती है जिनके रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन होते हैं। यही कलर आपसे पूछ रहा है। X-ray work in 20th century shows that diameter of an atom are of the order। अब आपके पास एक एटम है, उसका आपने डायमीटर फाइंड आउट करना है ना। सो उसके ऑर्डर के बारे में आपसे पूछ रहा है कि उसका ऑर्डर क्या होगा। दैट वुड बी राउंड अबाउट 0.2 नैनोमीटर। अब आप फॉर एग्जांपल आपके पास ये है एक एटम, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है दैट इज नोन एज डायमीटर। अब जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ठीक, 20th सेंचुरी में जो एक्सरेज टेक्निक्स यूज हो रही हैं एटम के डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए, सो वो ये सजेस्ट करती हैं कि जो हमारे पास डायमीटर है दैट इज अबाउट 0.2 नैनोमीटर। MCQ नंबर 36, वॉल्यूम फैक्टर कैन अपीयर इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होती है? Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब वॉल्यूम फैक्टर के बारे में आपसे पूछ रहा है। सो वो तो डिनोमिनेटर में भी अपीयर हो सकता है और नोमिनेटर में भी अपीयर हो सकता है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। डैश इज यूज्ड टू मेयर एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई किस चीज से मेयर किए जाते हैं? इससे पहले 35 में हम एक्स-रेज के बारे में देख चुके हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। वो ये क्या कहता है कि डायमीटर जो है वो तकरीबन 0.2 नैनोमीटर होता है एटम का। सो ये भी आपके पास उसी से मिलता जुलता है कि डैश इज यूज्ड टू मेयर एटॉमिक रेडियाई। सो ऑब्वियसली इट इज एक्स-रेज। क्रिटिकल प्रेशर ऑफ आर्गॉन। अब ये रट्टे वाली बात है, इसको आप लोगों ने याद करना है। ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते लेकिन यहाँ पे है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। अगर हम क्रिटिकल प्रेशर की बात करते हैं आर्गॉन की, सो दैट इज अराउंड अबाउट 48 एटमॉस्फेयर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। कंपाउंड विच हैव CN ग्रुप। आपके पास R है, ठीक है, उसमें CN ग्रुप अटैच्ड है। इनको आप क्या कहते हो? दीज आर नोन एज नाइट्राइल। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। How many electrons can an atom accommodate in L shell? पहला शेल होता है K, दूसरा होता है L, तीसरा होता है M, तीसरा होता है फोर्थ होता है N। अब 2n² के फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो ये L के लिए वैल्यू 2 आती है ना, मतलब ये सेकंड शेल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। तो इसको अगर हम 2n² के फॉर्मूले के साथ करेंगे, 2 है शेल नंबर तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 को स्क्वायर लें तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 8। सो राइट ऑप्शन जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी 8। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव फ्री रेडिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेड विद अल्केन्स। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज हेलोजेंस। फ्री रेडिकल आप लोगों ने पढ़े हुए, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन द। इलेक्ट्रोलाइसिस हम कहाँ पे करवाते हैं? ऑब्वियसली सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करवाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। Which of the following cannot be prepared directly from acetic acid? Acetic acid से आप डायरेक्टली क्या चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते? एसिड एमाइड जो है इसकी प्रोडक्शन आप लोग नहीं कर सकते। इसका जो केमिकल रिएक्शन है
वो बाकी के जो प्रैक्टिस टेस्ट थे वहाँ पे मैं आपको करवा चुका हूँ कि आपके पास इंटरमीडिएट में क्या बनता है, फिर आपके पास उसके बाद एंड पे क्या चीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो आप इस रिएक्शन को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इथेनॉल को हम पहले कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, सो इससे आपके पास एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। एसिटाल्डिहाइड की जब अगेन ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास एसिटिक एसिड बन जाता है। एसिटिक एसिड में हम एमोनिया ऐड करते हैं तो पहले उससे एमोनियम एसीटेट बनता है, वहां से आप जब इसको हीट करते हो वाटर रिलीज हो जाएगा तो देन अल्टीमेटली यू विल गेट एसिड एमाइड, और यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। फिर फर्दर आपके पास रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन आपसे नहीं पूछा जा रहा। यहाँ से मीथेन एमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है फर्दर जब आप एसिटेमाइड का रिएक्शन करवाते हो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास एसिटेमाइड जो है वो डायरेक्टली सिंथेसाइज हम इससे नहीं कर सकते, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आपके पास when water freezes at 4 degree centigrade, spaces occurs between its molecules which result in its dash decrease in density। अगर आप वाटर को फ्रीज करोगे, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सो वाटर की डेंसिटी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड, अब सिस्टम के लिए जो कंडीशंस होती हैं उनको आप कहते हो स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम कौन सी स्टेट में है, इनिशियल स्टेट में है, फाइनल स्टेट में है, सो वो है आपके पास क्या होती है, दीज आर द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज इसमें किसकी होती हैं, ऑल ऑफ दीज। पास टेट्रामिथाइल लेड है, टेट्राइथाइल लेड है, इसी तरह आइसोओक्टेन, दीज ऑल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज। इंजन में इसको ऐड किया जाता है ताकि नॉकिंग ना हो इंजन के अंदर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज यूजुअली वर्ड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक जो है दीज आर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ जो है दीज आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो कांस्टेंट नहीं रहते, वो हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर वेरिएबल, मतलब चेंज होते रहते हैं। +1 से लेकर अगर आप मैंगनीज की बात करते हो तो +7 तक इनके ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, मतलब वेरी कर रहे होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट कि ट्रांजिशन एलिमेंट के जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, अब इसको आप लोग क्या कहते हो, ये आपको मिलेगा जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वहाँ पे आप पढ़ते हो एलोट्रॉपी के बारे में, एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हो। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। जैसे कार्बन है, कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं, 3 एलोट्रॉप्स हैं। जैसे आप पढ़ते हो ग्रेफाइट, आप डायमंड के बारे में पढ़ते हो और आप बकीबाल के बारे में पढ़ते हो। सो दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एटम। MCQ नंबर 49, इन ग्रुप्स द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल इज इजी ड्यू टू। देखें ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ग्रुप्स का मतलब आप मूव कर रहे हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जितना आप नीचे आओगे आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब जितने शेल नंबर ज्यादा होंगे उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर मूव करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर मूव करेगा उतनी हमें लेस एनर्जी देनी होगी उसका इलेक्ट्रॉन निकालने में। सो हम जब मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो ग्रुप्स कहते हैं। सो वहाँ पे शेल्स जो हैं वो क्या हो रहे होते हैं, ज़्यादा हो रहे होते हैं, मतलब एडिशन ऑफ शेल्स हो रहे होते हैं। अगर शेल्स ज़्यादा होंगे ऐड तो हमारे पास वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना जो है वो ज़्यादा ईजी होगा। आइस ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन लिक्विड वाटर, अगर हम आइस की बात करते हैं, सो आइस जो है लिक्विड वाटर से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तकरीबन कितना, 0.09, मतलब इतनी स्पेस जो है वो आइस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर। द एलिमेंट सीजियम बेयर रिजेम्बलेंस विद व्हाट, सीजियम की रिजेम्बलेंस किसके साथ होती है, कैल्शियम, क्रोमियम, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। सीजियम की इनके साथ क्या रिजेम्बलेंस हो सकती है, नन ऑफ दैम। क्योंकि सीजियम तो इनके ग्रुप का ही नहीं है, तो कोई रिजेम्बलेंस नहीं है इनकी। MCQ नंबर 52, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन व्हाट, वेरियस ऑप्शंस आर गिवन। आप लोगों ने ये बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं किसके अंदर सबसे कम है। सो व्यूअर्स टाइम बचाने के लिए मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फार्मूला होता है ना, दैट इज गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, और उसको आप मल्टीप्लाई करते हो Na के साथ, और Na क्या होता है, दैट इज एवोगाड्रो नंबर। अब देखिए पहले हमारे पास गिवन है 3.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो 3.6 ग्राम क्या है, मास गिवन है, ठीक है। और जब आप
इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का मास जो है 1 है, दूसरे का भी 1 है, तो 1 + 1 तो 2 इसका क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। और मल्टीप्लाई करना आपने एवोगाड्रो नंबर के साथ, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है इन ऑर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये 1.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²4। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव 4.8 ग्राम ऑफ मीथानॉल, ठीक है, ये आपके पास ये है, ठीक है, ये एक्चुअली दिस इज इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल है। अब इथेनॉल का आप मॉलिक्यूलर मास से फाइंड आउट करते हो तो आप लिखोगे 2 × 12 क्योंकि 2 कार्बन एटम्स हैं। इसी तरह हाइड्रोजन्स यहाँ पे बनेंगे 5 + 1 6, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। हर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है ना, और ऑक्सीजन का होता है 16। इन सब को आप एड अप कर दो तो कैलकुलेट करने के बाद आप देखोगे कि आपके पास आंसर यहाँ से क्या आएगा 46 ग्राम पर मोल। सो मास इन ग्राम गिवन है 4.8, हम 4.8 लिखेंगे, 40 पे डिवाइड करेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ, हमारे पास ये आ जाएंगे इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर सी में 2.8 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 28, गिवन मास पे डिवाइड कर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी के अंदर है 5.4 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रो पेंटाऑक्साइड है, ठीक है। अब N2O5 के जब हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास बनता है 108। गिवन मास को आप डिवाइड कर दें मॉलिक्यूलर मास पे और एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर आप इन चारों में से देखें सो जो 5.4 ग्राम ऑफ N2O5 है इसके लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सो ऑप्शन डी जो होगा दैट वुड बी करेक्ट। सो दिस वुड बी 5.4 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। MCQ नंबर 53, एनर्जी चेंज इज गवर्न बाय व्हाट। आप लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है और वहां पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, और फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो इनमें से किसी के ऊपर जो है एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है, नन ऑफ देम गवर्न एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड while balancing oxygen and hydrogen atoms, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से किसको बैलेंस किया जाता है? पहले हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को और उसके बाद हम जो है हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। MCQ नंबर 55, द कैटलिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम अल्कोहल एंड वीक एसिड इज। अब आपके पास कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है जब आपने फॉर्मेशन करनी है ईस्टर्स की अल्कोहल से? सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, अ मिनरल एसिड। सो यहाँ से आप देख सकते हो दिस इज अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल को आप रिएक्ट कराते हो वीक एसिड के साथ। वीक एसिड यहाँ पे कौन सा है? एसिटिक एसिड है, ठीक है। एसिटिक एसिड में आप लोग क्या डाल लेते हो? मिनरल एसिड एज अ कैटलिस्ट। जब हम इसकी कंडेंसेशन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है एस्टर्स की। एस्टर्स क्या होते हैं? R⁻⁻⁻OR, ठीक है। दीज आर नोन एज एस्टर्स, और साथ में आपके पास क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है। MCQ नंबर 56, विच गैसेज आर यूज इज अ मिक्सचर ऑफ ब्रीथिंग इन सी। इससे पहले भी आपको मैं करा चुका हूँ कि हमारे पास जो मिक्सचर होता है दैट इज ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन। 96% हमारे पास हीलियम गैस होती है उसके अंदर और 4% जो होती है दैट इज ऑक्सीजन गैस। और ये जो MCQ है इसको पिक किया गया फ्रॉम द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो डियर व्यूअर, दिस वाज ऑल अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 10। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ उस कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 11। स्टे कनेक्टेड विद IM Chemist फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।